अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। ये फाइनमैन मैसेंजर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दो अलग चीज़ें हैं और मैथमेटिक्स किन चीज़ों में आमतौर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ये एग्जांपल देता है कि यूजुअली अगर हम कोई लार्ज नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें हैं तो उनमें मैथमेटिक्स इट इज़ नेचुरल कि हम उन उन चीज़ों पर मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया उगा रहे हैं और मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, तो अगर वो 5 घंटे के बाद 1 मिलियन से 2 मिलियन हो जाते हैं या 5 मिलियन हो जाते हैं, तो उस केस में इट इज़ नेचुरल कि हम मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम इंटूटिवली या उनको इतने आराम से फिगर आउट नहीं कर सकते, तो हमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। विच इज़ मैथमेटिक्स एक टूल है जिसे हम बड़ी सी पॉपुलेशन की कुछ एवरेजेस कंप्यूट करनी है या उनका काउंट कंप्यूट करना है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। तो उसका एक और एग्जांपल भी है कि अगर आपने पाकिस्तानी की एवरेज इनकम अगर आपने देखनी है, तो उसके लिए भी आप मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे। आप सारी इनकम कंप्यूट करेंगे, इसका सम निकालेंगे या डिवाइड कर देंगे उसको पॉपुलेशन से। या अगर आपने कोई एवरेज हाइट निकालनी है, अगर कोई 20 साल का इंसान है, उसकी कितनी एवरेज हाइट होती है, तो वो भी आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल ये देता है जो कि एक और मतलब खिलौने की एग्जांपल है या खेल की एग्जांपल है। अगर आप चेस या चेकर्स खेल रहे हैं, अगर आप छोटे से बोर्ड पे खेल रहे हैं और रूल्स बड़े सिंपल हैं, तो आप आराम से फिगर आउट कर लेंगे बोर्ड को देख के कि कौन सी मूव अच्छी है और कौन सी मूव अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप उसी बोर्ड को बहुत बड़ा कर दें, यानी आप 1000 बाय 1000 का बोर्ड कर दें और बोर्ड पे 1000 पीसेस हों चेकर्स के, तो उसमें अगर आपने बेस्ट मूव फिगर आउट करनी है, तो वो आपको शायद विजुअली इंटुइटिवली बिल्कुल सामने नज़र ना आए। हो सकता है आपको उसके लिए एक कोई एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इस्तेमाल करनी पड़े, आपको कुछ सोचना पड़े या कुछ रूल्स और लॉजिक इस्तेमाल करने पड़े, और ये बेसिकली रूल्स और लॉजिक की जो ज़बान है, इसी को हम मैथमेटिक्स करते हैं। तो फाइनमैन फिर आगे एक एग्जांपल बताता है फ़िज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स में कब मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है। तो दो एग्जांपल्स देता है, दो लॉज हैं, एक फैराडेज लॉ और न्यूटन्स लॉ। तो हम उन लॉज को एक के बाद दूसरे करके देखते हैं और हम देखते हैं कि उसमें दोनों लॉज में मैथमेटिक्स नज़र आती है। ऑब्वियसली मतलब अपेरेंटली तो हमें ये लगता है कि दोनों में मैथमेटिक्स है, लेकिन एक में थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की मैथमेटिक्स है। तो पहले हम फैराडेज लॉ देते हैं। फैराडेज लॉ जो वो बेसिकली डिस्क्राइब करती है एक चीज़, अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलिसिस का कर रहे हों, जिसमें आप कैथोड और एनोड एक बीकर में डालें और बीकर में कोई लिक्विड हो, और उसमें से आप जितनी करंट पास करते हैं, जितने करंट टाइम्स टाइम, जितना अगर करंट 1 एम्पियर की है और टाइम अगर 10 घंटे है, तो बेसिकली आपको तकरीबन 10 यूनिट मास के आपको नज़र आएंगे कैथोड या एनोड के ऊपर, जो भी वो चिपक जाते हैं पार्टिकल्स। पॉजिटिव आयन जो हैं वो नेगेटिव जो रॉड होगी उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो जितना मास उसमें एक्यूमुलेट होगा, उसकी ये इक्वेशन है, मास इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये इक्वेशन में लिखा हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल इसमें नीचे जाएँ, तो आपको पता लगेगा कि मास इज़ प्रोपोर्शनल टू आई टाइम्स टी, यानी आई जो जो क्यू जो है वो आई टाइम्स टी होता है, यानी आई करंट है और टी टाइम है। तो ये लॉ बेसिकली कह रहा है कि जितना आपको मास नज़र आएगा उस एक्सपेरिमेंट में, जितना जो उसके कैथोड के ऊपर के इर्द गिर्द जमा हो जाएगा मास, उसका जो मास होगा, उसका जो जितने पार्टिकल्स आएंगे वो आई टाइम्स टी के बराबर है। तो इसमें मैथ्स क्यों मेक सेंस करती है, क्योंकि करंट असल में क्या चीज़ है। करंट इलेक्ट्रॉन्स का, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मजबूआ है, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रैवल करना शुरू हो जाए तो वो उसको हम करंट कहते हैं। तो ये लॉ एक तरह से मेक सेंस करता है कि ये मैथमेटिकल होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। हर इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज होता है, वो आता है कैथोड के पास, और फिर वहाँ से एक पॉजिटिवली चार्ज आयन आता है, वो उसके साथ टकराता है, वो इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है इलेक्ट्रॉन अपना, और फिर वो रॉड के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। तो जितना जितना ज़्यादा आप करंट उसके थ्रू गुजारेंगे, तो मेक सेंस करता है उतना ज़्यादा मास पाया जाएगा एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इस लॉ की तो समझ आ जाती है कि इसमें मैथमेटिक्स क्यों होगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में चार्ज है और आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हो। आप अगर आपने मास काउंट कर रहे हो, तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने काउंट करने, तो वो करंट टाइम्स टाइम होगा। वो तो समझ आ गई। अच्छा, अब जो सेकंड लॉ वो बताता है, वो न्यूटन की ग्रेविटी के लॉ के बारे में, वो जिसका आपको मैंने पहले भी बताया था, वो GMM/r², उसका लॉ ये है। लेकिन अब इसमें समझ नहीं आती कि भाई
इसमें इलेक्ट्रॉन या इसमें मतलब छोटे छोटे ज़रात कहाँ से आ रहे हैं, ये तो एक छोटे पार्टिकल पे भी, मतलब अगर एक पॉइंट पार्टिकल होगा और दूसरा पॉइंट पार्टिकल होगा तो उसमें भी यही लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों पार्टिकल्स का कुछ मास है तो वो भी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, और उनमें भी जो फोर्स होगी वो GMM/r² के इक्वल है। अब ये थोड़ा सा खिलाफ अकल लगती है बात कि इसकी जो मैथमेटिक्स है ये कहाँ से आई, क्योंकि इसमें कोई चीज़ सम तो नहीं हो रही, और इसमें अजीब अजीब और भी चीज़ें हैं कि जिसमें ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और फिर इसमें ये जो r² की जो टर्म है ये भी थोड़ी अजीब सी लगती है कि ये r² कहाँ से आ रहा है। कि प्लैनेट जब अगर सन के इर्द गिर्द घूम रहा है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली सन का मास देखता है कितना है, और सन से अपना डिस्टेंस देखता है कितना है, उसको स्क्वायर करता है, उसको 1 डिवाइड कर, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेता है, और फिर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, और वो जो है वो फोर्स अपने ऊपर अप्लाई करता है, और फिर अगले सेकंड वहाँ पे जाता है। तो प्लैनेट में कोई इस तरह का कंप्यूटर तो नहीं लगा हुआ कि वो ये सारा कैलकुलेशन कर सके, तो थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि छोटे से भी लॉ में इतनी ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है। तो और मैथ्स आपको बता देगी कि ये प्लैनेट चलता किस तरह है, लेकिन वो ये आपको नहीं बताएगी कि इसका अंडरलाइंग मैकेनिज़्म क्या है, क्योंकि मैकेनिज़्म आप आपको नहीं नज़र आ रहा। आपको सिर्फ ये इक्वेशन बता रही है कि ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन आपको मैकेनिज़्म नहीं बता रही, आपको अंडरलाइंग जो इसका जो भी अंदर चीज़ असल में हो रही है वो आपको नहीं पता लग रही। तो लोग जो हैं मैकेनिज़्म के बगैर थोड़े से अनसेटिस्फाइड होते हैं, और लोगों को समझ नहीं आते ये क्यों ग्रेविटी इस शक्ल में क्यों है, इसके लिए हमें इक्वेशन क्यों सॉल्व करनी पड़ रही है। क्योंकि प्लैनेट के पास को खुद ऐसे लगता तो नहीं है कि प्लैनेट के पास को खुद कंप्यूटर लगा हुआ है कि जो जिसे वो हर चीज़ मेजर कर रहा है। तो लोग तरह तरह की डिफरेंट थेरी बना के देते हैं, पेश करते हैं कि हो सकता है असल में ग्रेविटी छोटे छोटे पार्टिकल्स का मजमूआ हो और उसकी वजह से चल रही हो। तो इसकी ये एग्ज़ाम्पल देता है। आप इमेजिन करें किसी स्टूडेंट ने ये बनाई थी एग्ज़ाम्पल, तो एक्सप्लेनेशन बनाई थी ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी का लॉ इस इक्वेशन के फॉर्म में क्यों है, इस इक्वेशन के फॉर्म में ग्रेविटी का लॉ क्यों है। तो स्टूडेंट ये कहता है कि अगर ये सन है और ये प्लैनेट है, तो हम आप इमेजिन करें कि यूनिवर्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हर तरफ से फिर रहे हैं, और सन हर डायरेक्शन से, और सन जो है वो उन पार्टिकल्स को थोड़ा सा ब्लॉक कर लेता है। तो क्योंकि इस प्लैनेट पे अगर सन ना होता तो हर तरफ से पार्टिकल आ रहे थे, तो प्लैनेट को ओवरऑल फोर्स कोई महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन क्योंकि जब यहाँ पे सन आ गया, तो सन की वजह से जो ये इस तरफ से वाले पार्टिकल थे जो राइट से लेफ़्ट आ रहे थे, वो ब्लॉक हो गए सन की वजह से, और उसकी वजह से जो नेट ज़्यादा पार्टिकल्स उसको लेफ़्ट साइड से राइट पे की तरफ धकेल रहे हैं, और राइट साइड से कम पार्टिकल उसको लेफ़्ट पे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से प्लैनेट को ये फोर्स टूवर्ड्स द सन लग रही है। तो ये एक नॉन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन किसी स्टूडेंट ने दिया था, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्लेनेशन चलती नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन की कोई भी अगर आपने चीज़ साइंस के अंदर डिस्कवर करनी होती है, या आपने उसको सोचना होता है कि हो सकता है ये मॉडल ठीक हो, उस मॉडल की सारी इम्प्लिकेशंस आपको देखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए कि ये वाकई में ठीक भी है या नहीं है। तो ये वाला जो मॉडल है कि यूनिवर्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स हर तरफ से आपको हिट कर रहे हैं और कुछ ब्लॉक हो जाते हैं सन की वजह से या किसी प्लैनेट की वजह से, इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। उसमें फ्लॉ ये है कि उसकी एक और प्रिडिक्शन भी है। उसकी सेकंड प्रिडिक्शन ये है कि अगर प्लैनेट अगर इस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, तो उसको सामने से ज़्यादा पार्टिकल्स हिट करेंगे और पीछे से कम हिट करेंगे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही हो, तो आप बारिश में अगर आप आगे चल रहे हैं तो आपके मुंह पे ज़्यादा रेन गिरती है और बैक ऑफ द हेड में कम रेन गिरती है। तो अगर ये बात सच है कि यूनिवर्स में पार्टिकल्स हैं इस तरह के और आपको हिट करते हैं, तो वो प्लैनेट स्लो डाउन हो जाना चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि ज़मीन जो है तकरीबन 4 बिलियन ईयर से सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये थेरी वहाँ पे फेल हो जाती है। तो इस वजह से हम इस थेरी को रद्द कर सकते हैं कि ये यूनिवर्स में इस तरह के पार्टिकल्स नहीं है जो कि स्लो डाउन करते हैं, और उसकी वजह से ग्रेविटी नहीं है। सो ग्रेविटी जो है एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन की हमें अंडरलाइंग बेसिस या मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बस वो इक्वेशन की फॉर्म में है। अच्छा, अब अगर इक्वेशन की फॉर्म में है तो उसको हम और किस तरह आसान कर सकते हैं। हमारे पास कोई और एक्सप्लेनेशन तो है नहीं इसकी। तो एक इसका आंसर ये है कि हम देखें कि उस इक्वेशन को अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करें तो वो हम कर सकते हैं।
कि इंस्टेड ऑफ गिविंग एन इक्वेशन हम वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, लेकिन वो भी इतना सही चलता नहीं है क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो उसका मीनिंग का भी चेंज कर देते हैं और हो सकता है इतना प्रिसाइसली वो एक्सप्लेन भी नहीं करते। तो इसलिए आपको बेसिकली मैथमेटिक्स की फॉर्म में ही चीज़ लेनी पड़ेगी। तो और उसकी रीज़न जो है वो ये कहता है कि जो ये यही बोल रहा है कि जो लेमैन है, जो आम इंसान है, वो किताब छांटता रहता है, वो ढूंढता रहता है कि कोई उसको ऐसी एक्सप्लेनेशन मिल जाए ग्रेविटी की जो वर्ड्स की फॉर्म में हो, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में ना हो, लेकिन वो मिलती नहीं है। तो उसकी ये एक्सप्लेनेशन ये देता है कि मैथमेटिक्स खाली एक ज़बान नहीं है। वो कहता है मैथमेटिक्स इज़ नॉट जस्ट लैंग्वेज, मैथमेटिक्स ज़बान नहीं है, मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज प्लस रीजनिंग। यानी कि मैथमेटिक्स जो मैथ्स है उसमें एक लैंग्वेज भी है और उसमें एक लॉजिक भी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लॉजिक की वजह से ही आप एक स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट्स आपको बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही होंगी, वो असल में हैं एक ही स्टेटमेंट, और मैथमेटिक्स की वजह से मैथमेटिक्स के थ्रू आप एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स अलोन की वजह से आप ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल देता है। एग्जांपल ये है कि न्यूटन के जो लॉ है ऑफ ग्रेविटेशन, आप उसको दो फॉर्म में बोल सकते हैं। एक तो ये आप कह सकते हैं कि जो प्लैनेट है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है दैट इज़ टूवर्ड्स द सन। एक आप ये बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बड़ी डिफरेंट सी लगती है। और एक और स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम, जो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर प्लैनेट यहाँ पे है और फिर प्लैनेट यहाँ पे आ जाता है और 10 मिनट के बाद, और उस प्लैनेट यहाँ पे पाया जाता है और 10 मिनट के बाद यहाँ पे होता है, तो ये वाला जो एरिया और ये वाला एरिया वो इक्वल है। तो ये वाली दो स्टेटमेंट्स बड़ी डिफरेंट सी लगती हैं कि एक स्टेटमेंट मैंने कह दी कि प्लैनेट को जो फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द सन है, और दूसरा मैंने स्टेटमेंट बोल दी कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। लेकिन असल में ये दोनों स्टेटमेंट्स मैथमेटिकली सेम हैं। अगर आप मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो आप दोनों को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स एक ही कॉइन के दो फेसेस हैं, यानी वो एक से दूसरे पे आप मैथमेटिकली जा सकते हैं। ये बहुत अनबिलीवेबल सी स्टेटमेंट लगती है, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये दो स्टेटमेंट्स क्यों एग्जैक्टली द सेम है।